विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुखर्जी मैंशन में अपराध, अध्याय 2, खंजर की रस्म। रात के खाने के बाद पृथ्वीराज सेन उन्हीं पहले लोगों में से एक था जो विशाल हॉल या बैठक कक्ष में प्रवेश किया, जो भोजन कक्ष के साथ मिलकर इस भव्य पुराने हवेली के भूतल का अधिकांश हिस्सा घेरता था। यह एक अद्भुत कक्ष था, खलिहान जितना बड़ा और भारी लकड़ी की पैनलिंग से ढका हुआ, जिसमें दोनों सिरों पर खूबसूरती से तराशे गए 2 विशाल अग्निकुंड थे, जिनमें आग की बड़ी बड़ी लपटें जल रही थीं। फर्श पुरानी ओक की लकड़ी का बना था और बेहद चमकदार था, जिस पर केवल 2-3 खूबसूरत शिराज कालीन बिछे हुए थे। यहाँ का फर्नीचर भी घर के बाकी हिस्सों जैसा ही था, भारी, बिना पॉलिश की हुई पुरानी ओक की लकड़ी, नक्काशीदार और अत्यंत प्राचीन। और यहां भी वही हल्की सी रहस्यमयी और सीलन भरी गंध महसूस हो रही थी, जिससे पूरी हवेली महक रही थी। पृथ्वीराज सेन ने तुरंत इसे महसूस किया और इसका कारण यह समझा कि इस कक्ष की रोशनी एक विशाल लोहे की मोमबत्ती रिंग से आ रही थी, जिसमें 20 से 30 मोटी मोमबत्तियां जल रही थीं और यह एक लोहे की चेन से छत के मध्य बीम से लटक रही थी। इसके कारण लकड़ी से पैनल किए गए दीवारों और बड़े अग्निकुंडों के पीछे के कोनों में गहरी छायाएं बन रही थीं। परंतु इस पूरे कक्ष में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली वस्तु दरवाजे से दूर स्थित अग्निकुंड के ऊपर टंगा एक विशाल ट्रॉफी था। यह एक भव्य कलाकृति थी, जिसमें 20-30 भालों को वृत्ताकार रूप में लगाया गया था, जिनके नुकीले सिरे केंद्र की ओर थे। इसके ऊपर एक पंखों वाला हेलमेट और मुखर्जी परिवार का शानदार प्रतीक चिन्ह वाला झंडा लगा हुआ था। फिर भी असली ध्यान आकर्षित करने वाला केंद्र बिंदु वह चीज थी जो लाल मखमली पट्टिका पर भालों के नुकीले सिरे जहां मिलते थे, वहां माउंट की गई थी एक लंबा 15वीं सदी का इटालियन खंजर। इसका हत्था बेहद बारीक नक्काशी से सजा था और ऊपरी सिरे पर बिना कटे हुए रत्न जड़े थे। परंतु देखने वाले को सबसे पहले जो चीज प्रभावित करती थी, वह मुखर्जी मेंशन डैगर की चमचमाती हुई धार थी। 1 फुट से भी छोटी, यह अत्यंत पतली और अनोखी रूप से सुंदर थी, लेकिन इसका इस्पात हल्की हरी झलक लिए हुए था, जो इसे एक रहस्यमयी और भयावह रूप देता था। यह अंधेरे पृष्ठभूमि में इस प्रकार चमक रहा था मानो कोई जीवित और दुष्ट वस्तु हो। इस कक्ष में पहली बार प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति इसे देखे बिना नहीं रह सकता था। इसकी अपेक्षाकृत छोटी आकृति के बावजूद यह पूरे कक्ष पर इस प्रकार हावी था जैसे किसी मंदिर में कोई मूर्ति। पृथ्वीराज सेन इसे देखते ही ठिठक गया और तुरंत ही उसे वही अनजाना डरावना एहसास हुआ जिसने उसके व्यावहारिक मस्तिष्क को पहले भी परेशान किया था। उसने तेजी से चारों ओर नजर घुमाई, मानो किसी आश्वासन या पुष्टि की तलाश कर रहा हो, परंतु स्वयं नहीं जानता था कि उसे क्या चाहिए। रात्रिभोज की मेज पर जो सभा बड़ी प्रतीत हो रही थी, अब इस विशाल कक्ष में बेहद छोटी लग रही थी। कर्नल नगेंद्र नाथ मुखर्जी को उनके सेवक द्वारा आग की रोशनी से थोड़ा दूर एक कोने में पहियों वाली कुर्सी पर बिठा दिया गया था। वृद्ध और बीमार कर्नल अब मुस्कुराते हुए वहां उपस्थित युवा लोगों के समूह को देख रहे थे। हेनरी और वह भावशून्य चेहरा लिए व्यक्ति दोनों उनके पास बैठे थे, जबकि एक धूसर बालों वाला पीला चेहरा लिए व्यक्ति, जिसे पृथ्वीराज सेन ने डॉक्टर व्हाइट विडबी के रूप में पहचाना, जो कर्नल के निजी सहायक थे, बेचैनी से उनके आसपास घूम रहे थे। थोड़ा ध्यान से देखने पर हेनरी और वह व्यक्ति जो बेथोवन जैसा लग रहा था, पहले से भी अधिक अप्रिय प्रतीत हुए। शेष लोग प्रसन्नचित्त थे। महुआ सेन विक्टोरियन वस्त्रों और आधुनिक व्यवहार के बीच का तीव्र अंतर दिखा रही थी, और उसकी चंचल बातें एवं कभी-कभी अनुचित टिप्पणियां उसे एक हंसते हुए समूह का केंद्र बना रही थीं। शुभेंदुनाथ मुखर्जी अपने अतिथियों के बीच खड़ा था, एक आकर्षक और सुस्त व्यक्तित्व। उसकी मधुर आवाज और धीमी हंसी इस डरावने कक्ष में सुकून भरी लग रही थी। डैगर का विषय उठाने वाली पहली व्यक्ति महुआ सेन ही थी, जैसा कि स्वाभाविक ही था कि कोई न कोई इस बारे में जरूर बोलेगा। क्या भयानक चीज है शुभेंदु? उसने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा।
मैं तब से इसे अनदेखा करने की कोशिश कर रही हूँ जब से यहाँ आई हूँ। मुझे लगता है तुम्हें अपने टोस्ट सेंकने के लिए कुछ और इस्तेमाल करना चाहिए। श्श, शुभेंदु ने मजाकिया गंभीरता से उसे टोका। मुखर्जी मेंशन डैगर के बारे में अनादरपूर्वक बात मत करो। यदि तुमने ऐसा किया तो मुखर्जी परिवार के 100 भूत तुम्हें उनके गौरव को ठेस पहुंचाने के कारण डराने आ जाएंगे। उसके शब्द हल्के फुल्के अंदाज में कहे गए थे और उसकी आवाज में वही शांति थी, लेकिन यह डैगर का प्रभाव था या इस भूतिया पुरानी हवेली का, यह कोई नहीं जान पाया। परंतु लड़की की मजाकिया बातें अचानक फीकी पड़ गईं और उसने हल्की सी नर्वस हंसी हंस दी। मुझे खेद है, मुझे प्रेतवाधित होना बिल्कुल पसंद नहीं होगा, लेकिन अगर हमें हंसना नहीं चाहिए तो सच में यह खंजर कितना अविश्वसनीय चीज है। बाकी सभी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए थे और अब वह और शुभेंदु समूह के केंद्र में खड़े होकर उस ट्रॉफी को देख रहे थे। शुभेंदु मुड़ा और पृथ्वीराज सेन से बोला, तुम्हें यह कैसा लगता है पृथ्वीराज सेना? बहुत दिलचस्प, वास्तव में बहुत दिलचस्प। ये बहुत पुराना है ना? मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है। छोटे कद के व्यक्ति ने सच्चे उत्साह के साथ कहा। यह कोई प्राचीन वस्तु है, शायद कोई पारिवारिक धरोहर। शुभेंदु ने सिर हिलाया और उसकी सुस्त भूरी आंखों में हल्की सी मुस्कान झलकी। हाँ, यह एक पारिवारिक धरोहर है। अगर पारिवारिक कथाएं सच हैं तो मेरे पूर्वजों ने इसके साथ काफी रोमांचक समय बिताया होगा। निशिगंधा चटर्जी आगे आई। क्या यह कोई भूतिया कहानी है? शुभेंदु ने उसकी ओर देखा और कहा, भूत की नहीं, पर एक कहानी जरूर है। तो हमें सुनाओ। यह प्रशांत सन्याल था जिसने कहा, लेकिन उसके स्वर में उत्साह की तुलना में अधिक सहनशीलता थी। पुराने पारिवारिक किस्से उसकी रुचि के नहीं थे। हालांकि बाकी पार्टी काफी उत्सुक थी और शुभेंदु से कहानी सुनाने के लिए जिद करने लगी। यह सिर्फ एक दंतकथा है, शुभेंदु ने कहना शुरू किया। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे पहले किसी को सुनाया है। मुझे तो यहां तक नहीं लगता कि मेरे चाचा भी इसे जानते हैं। उसने बोलते हुए प्रश्नसूचक दृष्टि से वृद्ध व्यक्ति की ओर देखा जिसने अपना सिर हिलाया। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरी दिवंगत पत्नी ने मुझे इस घर में लाया था। यह सैकड़ों वर्षों से उसके परिवार में था। वह एक मुखर्जी थी, शुभेंदु की चाची। स्वाभाविक रूप से वह इस घर के इतिहास के बारे में मुझसे अधिक जानता है। मैं भी इसे सुनना चाहूंगा। शुभेंदु हल्का मुस्कुराया और कंधे उचका दिए। फिर वह आगे बढ़ा, अग्निकुंड के पास रखी एक ऊंची ओक की कुर्सी पर चढ़ गया। पैनलिंग के छिपे हुए स्टेप्स पर चढ़ते हुए उसने हाथ बढ़ाया और चमचमाता खंजर उसके मखमली पट्टिका से उतार लिया। फिर वह इसे लेकर समूह के पास लौट आया, जो इसे नजदीक से देखने के लिए उत्सुकता से इकट्ठा हो गया था। मुखर्जी मेंशन डैगर अपनी जगह से हटाए जाने के बाद भी अपनी भयावहता नहीं खोया था। यह शुभेंदुनाथ मुखर्जी के लंबे सुसंस्कृत हाथों में चमक रहा था। इस्पात की धार का हरा रंग अब पहले से अधिक स्पष्ट था और हत्थे में जरा लाल रत्न मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहा था। शुभेंदु ने इसे पूरी तरह प्रदर्शित करते हुए कहा, यह वास्तविक रूप से मुखर्जी मेंशन रिचुअल डैगर कहलाता है। सोमनाथ मुखर्जी के समय लगभग 1500 ईस्वी में एक सम्मानित अतिथि को इस खंजर से छाती में घोंपकर हत्या कर दी गई थी। वह रुका और उपस्थित लोगों के चेहरों की ओर देखा। अग्निकुंड के पास कोने में बैठे हेनरी पूरी रुचि से सुन रहे थे। उनके धूसर चेहरे पर एक विचित्र उत्सुकता थी और उनकी छोटी काली आंखें चौड़ी और स्थिर थीं। वह व्यक्ति जो बेथोवन जैसा दिखता था, उसने भी वक्ता की ओर रुख किया, लेकिन उसके भारी लाल चेहरे पर कोई विशेष अभिव्यक्ति नहीं थी। शुभेंदु अपनी शांत आवाज में बोलता रहा, हर शब्द को सावधानी से चुनते हुए, एक शिक्षित व्यक्ति की तरह स्पष्टता से। मुझे नहीं पता कि तुम में से कोई इस बारे में जानता है या नहीं, लेकिन इस तारीख से पहले दूर दराज के क्षेत्रों में एक प्राचीन अंधविश्वास प्रचलित था कि यदि हत्यारे के हाथों से मृत शरीर को छुआ जाए तो घाव फिर से खून बहाने लगेगा, और यदि हत्या में प्रयुक्त हथियार को हत्यारे के हाथ में रख दिया जाए तो वह उसी प्रकार रक्त से भर जाएगा जैसे अपराध के समय था। उसने पृथ्वीराज सेन की ओर देखा। तुमने इसके बारे में सुना है ना पृथ्वीराज सेना? पृथ्वीराज सेन ने सिर हिलाया। हां, जारी रखो।
सुभेंदु ने अपने हाथ में पकड़े खंजर की ओर देखा और आगे कहा, ऐसा लगता है कि सोमनाथ मुखर्जी इस अंधविश्वास पर विश्वास करता था, क्योंकि कहा जाता है कि इस हत्या के बाद उसने घर के द्वार बंद कर दिए और पूरे घर के सदस्यों, परिवार, नौकर, मजदूर, गडेरिए और यहां तक कि सभी आगंतुकों को इकट्ठा किया। फिर इस खंजर को औपचारिक रूप से सभी के बीच घुमाया गया। यहीं से यह रस्म शुरू हुई। यह परंपरा आगे की पीढ़ी में विकसित हुई, शायद अगले 100 वर्षों में। लेकिन क्या यह सच में हुआ था? महुआ सेन उत्सुकता से बोली। क्या खंजर सच में खून से भर गया था? सुभेंदु मुस्कुराया। मुझे डर है कि परिवार के एक सदस्य को इस हत्या के लिए मौत की सजा दी गई थी। इतिहास कहता है कि खंजर ने उसे धोखा दे दिया, लेकिन मुझे संदेह है कि उन दिनों न्यायिक कार्यों में बहुत हेरफेर किया जाता था। लेकिन यह रस्म कहाँ आई? भैरवनाथ मुखर्जी ने अपनी विचित्र उच्च स्वर वाली आवाज में कहा। यह तो काफी रहस्यमयी लगता है। मुझे एक आदमी का पता था जो जब सोने जाता था तो पहले अपने सारे कपड़े उतारने के बाद ही अपनी टोपी निकालता था। वह इसे एक रस्म मानता था। यह तो जादू की चाल जैसा लगता है, पृथ्वीराज सेन ने टिप्पणी की। अविनाशी भैरवनाथ ने सहमति जताई। हाँ, है ना? लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे परिवार की यह रस्म इतनी साधारण थी सुभेंदु। शायद यह कुछ ज्यादा ही रोमांचक रही होगी। थोड़ी बहुत थी, लेकिन उतनी ही हास्यास्पद भी। सुभेंदु ने हंसते हुए कहा। ऐसा लगता है कि इसके बाद यह प्रथा बन गई कि हर साल इस खंजर की पूरी रस्म दोहराई जाए। एक तरह की पारिवारिक परंपरा, जहां तक मैं जानता हूं। शुरू में यह पूरी तरह गंभीर रही होगी, लेकिन बाद के वर्षों में यह एक तरह के छुपन छुपाई और रिले दौड़ में बदल गई, जो पूरे घर में खेली जाती थी। मुझे लगता है कि इसे दुर्गा पूजा से लेके काली पूजा के मध्य के दौरान मेरे दादा के समय तक निभाया जाता था। इस रस्म की प्रक्रिया बहुत सरल थी। घर की सभी बत्तियां बुझा दी जाती थीं और परिवार के मुखिया, जो कि खून और नाम से एक मुखर्जी होते थे, पहले व्यक्ति को अंधेरे में खंजर सौंप देते थे। इसे स्वीकार करना अनिवार्य था और उसे किसी और को खोजकर खंजर देना होता था। यह खेल इसी तरह 20 मिनट तक चलता था। हर कोई इसे अपने हाथ से जल्द निकालने की कोशिश करता था। फिर घर के मुखिया द्वारा हॉल में डिनर गोंग बजाया जाता। नौकर फिर से रोशनी जलाते और जिस व्यक्ति के पास अंत में खंजर रह जाता वह हार जाता और उसे दंड स्वरूप कुछ भुगतान करना पड़ता, जो कभी चुंबन होता तो कभी चांदी के सिक्के। वह अचानक रुक गया। बस यही सब है, उसने खंजर को उंगलियों में घुमाते हुए कहा। क्या अद्भुत कहानी है, महुआ सेन ने दूसरों की ओर मुड़ते हुए कहा। है ना? ये इस घर के वातावरण में पूरी तरह फिट बैठती है। चलो इसे खेलते हैं। वही उत्साही युवक बोल उठा, जिसके चमकते हुए दांत थे। उसने चारों ओर उल्लास से देखा। अगर चाहो तो शर्त भी लगा सकते हैं, 6 पैसे प्रति व्यक्ति। उसने यह प्रस्ताव रखा क्योंकि कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। महुआ ने सुभेंदु की ओर देखा। क्या हम खेल सकते हैं? उसने पूछा। यह बुरा विचार नहीं होगा, प्रशांत सन्याल ने कहा, जो महुआ के हर सुझाव का समर्थन करने को तैयार था। बाकी समूह को भी यह विचार पसंद आया और सुभेंदु थोड़ी देर के लिए झिझका। कोई कारण नहीं कि हम इसे न खेलें, उसने कहा, लेकिन रुक गया। पृथ्वीराज को इस योजना से अचानक एक गहरी असहमति होने लगी। खंजर की इस रस्म की कहानी ने उसे विचित्र रूप से प्रभावित किया था। उसने देखा कि हेनरी की आंखें वक्ता पर असाधारण तीव्रता से टिकी थीं और उसने उस छोटे झुके हुए बूढ़े आदमी को भी गौर से देखा, जिसका चेहरा प्लेट से ढका हुआ था और जो इस भयावह कहानी को बड़ी तल्लीनता से सुन रहा था। यह उस विशाल, अंधेरे और उदास घर का प्रभाव था या प्रेम की बेचैनी का असर, वह नहीं जानता था। लेकिन अंधेरे में उस खतरनाक दिखने वाले खंजर के साथ इधर उधर टटोलने का विचार उसे अत्यधिक असहज कर रहा था। उसे यह भी लगा कि सुभेंदु को भी इस खेल में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बाकी समूह के उत्साह को देखते हुए वह कुछ नहीं कर सका। सुभेंदु ने अपने चाचा की ओर देखा। लेकिन निश्चित रूप से मेरे प्रिय बच्चे, मैं क्यों रोकूंगा? बूढ़े व्यक्ति ने एक अनकहे सवाल का जवाब देते हुए कहा। हमें इसे सौभाग्य मानना चाहिए कि कुछ जो एक समय में भयावह रहा होगा, अब एक निर्दोष और आनंददायक खेल बन गया है। पृथ्वीराज ने उसे तीव्रता से देखा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो स्वाभाविक नहीं लगा।
कुछ बनावटी, कुछ दिखावटी। कर्नल ने अपने दोनों ओर बैठे व्यक्तियों की ओर देखा। मुझे नहीं पता, उन्होंने अनिश्चित स्वर में कहना शुरू किया। तभी हेनरी ने बोलना शुरू किया। यह पहली बार था जब पृथ्वीराज ने उसकी आवाज सुनी थी और यह उसे अप्रिय लगी। उसकी आवाज गहरी, बहावदार और विचित्र रूप से मीठी थी, एक ऐसी आवाज जो बिल्ली के गुनगुनाने जैसी लग रही थी। इतनी प्राचीन रस्म में भाग लेना एक सम्मान की बात होगी, उसने कहा। वह व्यक्ति जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसने सिर झुका दिया। मैं भी, उसने कहा, और उसकी आवाज में हल्का विदेशी लहजा था। बहुत प्रसन्नता होगी। एक बार जब रस्म को खेलने का निर्णय हो गया तो तैयारियां पूरी धूमधाम और युवा जोश के साथ की जाने लगीं। एक सेवक को बुलाया गया और उसे पूरी प्रक्रिया समझाई गई। उसे बड़े लोहे के कैंडल रिंग को नीचे करना था, सारी मोमबत्तियां बुझानी थीं और फिर उसे छत तक वापस खींचना था। हॉल की सारी रोशनी भी बुझा दी जाती और फिर उसे नौकरों के क्वार्टर में जाकर तब तक इंतजार करना था जब तक डिनर घोंग बजता। उसके बाद वह अन्य नौकरों के साथ लौटकर तुरंत मोमबत्तियां जलाने का काम करेगा। वह एक भारी भरकम आदमी था जिसकी चौड़ी छाती किसी इनामी पहलवान जैसी लगती थी। उसका चेहरा लालिमा से भरा था और उसकी हल्की नीली आंखों में स्वाभाविक रूप से एक क्रोधपूर्ण भाव था। अगर कभी जरूरत पड़ी तो यह आदमी काफी खतरनाक साबित हो सकता है, पृथ्वीराज ने अनायास ही सोचा। चूंकि शुभेंदुनाथ मुखर्जी परिवार का आखिरी वंशज था, इसलिए उसने आयोजन का नेतृत्व संभाल लिया। पृथ्वीराज को ऐसा लगा कि वह पूरी तरह इस भूमिका को पसंद नहीं कर रहा था। उसके हर कार्य में एक तरह की अनिच्छा झलक रही थी और उसके निर्देशों में भी कुछ अतिरिक्त सावधानी थी, एक तरह की झिझक जिसने पृथ्वीराज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह इस कार्य को लेकर बहुत सहज नहीं है। अंततः संकेत दिया गया। भारी लोहे की कैंडल रिंग को नाटकीय अंदाज में जंजीरों की खड़खड़ाहट के साथ नीचे उतारा गया और सभी रोशनी बुझा दी गई, जिससे विशाल हॉल घने अंधकार में डूब गया, केवल कमरे के दोनों सिरों पर जलती हुई आग की लाल आभा छोड़कर। हेनरी और वह व्यक्ति जिसका चेहरा बीथोवेन जैसा दिखता था, गलियारों की ओर जाने वाले द्वार के चारों ओर बने घेरे में शामिल हो गए। आखिरी चीज जो पृथ्वीराज ने मोमबत्तियां बुझने से पहले देखी वह थी कर्नल की छोटी झुर्रीदार आकृति जो आग के पास अपनी कुर्सी में बैठा था। उसकी विकृत मांस रंगी प्लेट के पीछे से झांकती उसकी मुस्कुराहट किसी भयावह दृश्य की तरह प्रतीत हो रही थी। इसके बाद वह बाकी लोगों के साथ उस विशाल रहस्यमयी घर के अंधेरे हॉल और गलियारों में उतर गया और मुखर्जी मेंशन रस्म शुरू हुई। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।